हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जो ये टॉपिक है आज की वीडियो के अंदर, शायद ही कोई टीचिंग का एग्जाम होगा। अगर मैं बात करूं सीटेट और आपके टेट के एग्जाम की, सभी के अंदर यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जिस टॉपिक की आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बात करने वाला हूं। बेंजामिन ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी के अंदर क्या बात कही थी। इन्होंने जो आपके लर्निंग के डोमेन बताए थे, जो आपके कोग्निटिव डोमेन बताया था, साइकोमोटर डोमेन बताया था, आपका अफेक्टिव डोमेन बताया था, उसके अलावा उन डोमेन के अंदर क्या क्या बातें इन्होंने बताई थी, उन सब के बारे में एक एक करके आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा वीडियो के एंड में मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर लिए प्रैक्टिस के लिए, जिससे आज आपका पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है बेंजामिन ब्लूम की जो आपकी टैक्सोनॉमी थी। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम के अंदर, चाहे आपका सीटेट के अलावा चाहे आपका कोई भी टेट का एग्जाम हो, इनफैक्ट आपका किसी भी जो आपका टीचिंग एग्जाम रहता है वो भी आपका मतलब एग्जाम रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आपके बेंजामिन ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के बारे में। आज आपका टॉपिक नंबर 22 है। इससे पहले 21 टॉपिक करा चुका हूं, साथ के साथ डेली आपकी मैं 8 बजे क्लास भी लेकर आता हूं। अगर आपको सारे टॉपिक या क्लास एक साथ चाहिए, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, वरना सीधा सा एक काम करा करो, यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो सीटेट 2022 सचिन एकेडमी डाल लिया करो, ये नाम करके सर्च कर लिया करो, आपको सभी टॉपिक सभी क्लास मिल जाया करेगी। तो यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो, आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेंजामिन ब्लूम के बारे में। आई होप आप लोगों ने कल छुट्टी सेलिब्रेट कर ली होगी। ठीक, इस महीने वैसे भी बहुत छुट्टी होने वाली है। जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम तक आपकी क्लास चलने वाली है। इस महीने काफी छुट्टी है, तो 2-4 छुट्टी हमें भी लेनी पड़ती है। ठीक है, आप लोगों की तरह हम भी मनाते हैं। और बाकी आपको अगर पूरा कोर्स एक साथ चाहिए तो ये मेरे सीटेट के नोट्स है, जिनको आप लोग मेरी गूगल की वेबसाइट से अपना ले लेना, जिसमें आपको पूरा का पूरा आपका सिलेबस जो है वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये सभी चीज इसके अंदर आपको मिल जाएगी, जिसके बाद आपको XYZ कोई भी चीज आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई प्रैक्टिस सेट, ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ना कोई एनसीईआरटी वगैरह, कुछ नहीं, सब इसके अंदर आपको मिल जाएगी, चाहे आपका कोई भी पेपर हो। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। जी सभी को गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। चलिए अब आ जाते हैं अपनी क्लास के ऊपर बेंजामिन ब्लूम्स के बारे में। देखिए, बेंजामिन ब्लूम्स के बारे में बात करते हैं। इन्होंने बताया था जो लर्निंग होती है वो आदमी कैसे करता है, सीखता कैसे है। अब आपके सीटेट का जो सिलेबस है उसमें आपका टॉपिक दिया हुआ है लर्निंग, अपने आप में बहुत बड़ा जो आपका चैप्टर हो जाता है। अब मैंने आपको ध्यान हो आपका लर्निंग का चैप्टर कराया था कि जो लर्निंग होती है, अधिगम होती है, वो क्या होता है, जो लर्निंग का प्रोसेस होता है, अधिगम प्रक्रिया होती है, वो क्या होती है, लर्निंग को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो आपको बता चुका हूं। लर्निंग को जो आपके मेन आपके मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके बारे में आपको बता चुका हूं। उसके अलावा जो लर्निंग से जुड़े आपके 1-2 मनोवैज्ञानिक और बच गए, उनके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो जो इतना बड़ा आपका लर्निंग का चैप्टर है वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, बेंजामिन ब्लूम ने जो बताया था कि जो आदमी लर्निंग करता है, चीजें सीखता है, वो किस तरीके से सीखता है, वो उन्होंने बताया अपनी जो अपनी टैक्सोनॉमी है उसके अंदर उन्होंने ये वाली चीजें बताई थी। एक एक करके बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाऊंगा, और वीडियो के एंड में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद निकालोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेंजामिन ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी के बारे में। बेसिकली जो ये टैक्सोनॉमी वर्ड जो होता है ना, इस टैक्सोनॉमी वर्ड का ही मतलब होता है क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण। यानी जो लर्निंग होती है, अधिगम होता है, उसका जो वर्गीकरण होता है किस प्रकार होता है, जो इन्होंने बेंजामिन ब्लूम ने करके दिखाया था। ठीक है, चलिए ये छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो बेंजामिन ब्लूम के बारे में दी हुई है। अब बेसिकली आपके सीटेट के एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए आपके टेट के एग्जाम में आ जाए या किसी और टीचिंग एग्जाम में आ जाए कि जो आपके बेंजामिन ब्लूम है ये आपके अमेरिका के निवासी है। ठीक है, किस देश के, आपके अमेरिका के निवासी है, और इन्होंने जो शैक्षिक उद्देश्य यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे, इनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया था। इनके बारे में हमको सारी चीजें पढ़नी है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। अब देखिए, इन्होंने जो लर्निंग थी, ठीक है, लर्निंग का मतलब बेसिकली आप सभी को पता है, लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना, यानी अधिगम जो होता है। जो आप लोग अभी क्या काम कर रहे हो, लर्निंग ही तो कर रहे हो। आज आप लोग बेंजामिन ब्लूम के बारे में लर्निंग कर रहे हो, यानी सीख रहे हो। अब देखिए, जो इन्होंने बताया था, जो लर्निंग होती है उसके 3 डोमेन होते हैं, सीखने के 3 डोमेन इन्होंने बताए, और वो 3 डोमेन कौन कौन से होते हैं उनके ऊपर नजर डालते हैं। तो इन्होंने सीखने के जो 3 डोमेन बताए थे वो बताए थे कोग्निटिव डोमेन, जिसको ज्ञानात्मक पक्ष बोलते हैं, अफेक्टिव डोमेन जिसको भावात्मक पक्ष बोलते हैं, साइकोमोटर डोमेन जिसको कि क्रियात्मक पक्ष बोला जाता है। इन्होंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप लोग हो, मैं हूं, कोई भी हो, वो 3 तरीके से सीखता है, कोग्निटिव डोमेन के थ्रू, आपका अफेक्टिव डोमेन के थ्रू, और आपका साइकोमोटर डोमेन के थ्रू। अब देखिए वो कैसे सीखता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में मैं बताता हूं। अब देखो, आप लोग आगे सीखने के लिए, ठीक है, आप लोगों को पता चल गई कि भाई आज बेंजामिन ब्लूम सर करा रहे हैं। अब आप लोग डेली 8 बजे सीखने आ जाते हो यहां पर।
तो सीखने के लिए आप लोग किसका यूज करते हो? सबसे पहले अपने माइंड का यूज करते हो, ठीक है। आप लोग अपनी बुद्धि का यूज करते हो, तभी तो आप लोग सीखते हो। बिना बुद्धि के क्या आप लोग सीख पाओगे? सिंपल सी मुझे एक बात बताओ, जितने भी वीडियो देख रहे हो, आप लोग अपने माइंड का यूज करते हो। माइंड के अंदर आप लोग क्या काम करते हो? थिंकिंग करते हो, चिंतन करते हो, कल्पना करते हो, अटेंशन का यूज करते हो, ठीक है। तो माइंड के अंदर आप लोग जितना प्रोसेस करते हो उतना जल्दी आप चीजें सीखते हो। अगर माइंड के अंदर ही आप लोग कुछ प्रोसेस नहीं कर पाओगे, डेली आकर बैठ जाओगे यार डब्बों की तरह और देखते रहोगे मुझे, क्या आप चीज सीख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। तो इसलिए जो माइंड के अंदर जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं, माइंड से जुड़े हुए, आपकी मेंटल एबिलिटी से जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, उनका यूज करके जब आप कोई चीज सीखते हैं तो आपका किसके अंदर जाएगा? आपका कॉग्निटिव डोमेन के अंदर जाएगा। अगर आपका ध्यान यहां पर लगा हुआ है, अगर आप यहां पर अटेंशन हो तो आप चीजें सीख पाओगे। अगर आपका यहां पर अटेंशन नहीं है, दिमाग कहीं और लगा हुआ है, आप चिंतन नहीं कर पा रहे हो, तो आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो जो आपका कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो होता है आपका किससे जुड़ा हुआ? आपका दिमाग से जुड़ा होता है, जो आपका कॉग्निटिव डोमेन होता है। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, जो आपके बेंजामिन ब्लूम है उन्होंने सही बात कही। जब तक दिमाग का यूज आदमी नहीं करेगा, चिंतन का यूज नहीं करेगा, कल्पना का यूज नहीं करेगा, तब तक आदमी सीख नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो पहला डोमेन हो गया आपका कॉग्निटिव डोमेन हो गया। उसके अलावा दूसरा डोमेन है आपका अफेक्टिव डोमेन। अब देखिए, अब आप लोग दिमाग का यूज कर रहे हो, बहुत दिमागदार है, मुझे पता है भाई आप लोग बहुत दिमागदार हो, बहुत समझदार हो, बट आप लोग जो यहां पर पढ़ रहे हो उसका कोई ना कोई रीजन जरूर है। वरना आप लोगों को कोई शौक नहीं है कि डेली आप लोग यहां 8 बजे आकर मेरी क्लास ले लो, या आप लोगों को कोई शौक नहीं है कि मैं कहता हूं कि भाई आप लोग पढ़ लो, आपको ये काम आएगा। अगर आपको कोई घर वाले भी कहेंगे या मैं भी आपको कहूंगा कि बेटा पढ़ लो, 8 बजे आके क्लास ले लो, ठीक है, आपको इससे बहुत नॉलेज मिलेगी, आप बहुत मतलब वो बन जाओगे, क्या नाम है, विद्वान बन जाओगे, पता है क्या कहोगे? ए सर जी अपना काम करो, ठीक है, इस तरीके के डायलॉग मारोगे, ठीक है। कोई नहीं आएगा पढ़ने। आपका बेसिकली यहां पर एक लगाव है, एक यहां पर आपका इमोशन जुड़ा हुआ है। पता है इमोशंस क्या जुड़ा हुआ है? कि यहां पर हमारा सीटेट का एग्जाम पास हो जाए और यहां पर हमको एक जॉब मिल जाए, और इस जॉब मिलने के बाद हमारी घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए, हमारा फ्यूचर सुधर जाए, और उसके अलावा हमारी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजर जाए। इसलिए तो आप लोग यहां पर पढ़ने के लिए बैठे हो, और तभी आप लोग अच्छी तरीके से सीख रहे हो। कि अगर नहीं सीखेंगे तो हमारा पेपर पास नहीं होगा, इसलिए तो आप लोग सीख रहे हो। अगर यहां पर आपका मोटिव नहीं है, अगर यहां पर आपका मोटिवेशन नहीं है, इमोशंस आपके नहीं है, तो क्या यहां पर आप सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे, आपस में गप्पे लगाओगे, ठीक है, कुछ भी आप लोग करोगे। तो अफेक्टिव डोमेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है सीखने के लिए। बिना अफेक्टिव डोमेन के आप लोग सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो अफेक्टिव डोमेन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात, एक होता है आपका साइकोमोटर डोमेन, जो आपका तीसरा डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन। अब आप लोग अपने दिमाग का भी यूज कर रहे हो, दिमाग के अंदर सारी प्रक्रिया यूज कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो, ठीक है, टेंशन का भी यूज कर रहे हो। उसके अलावा आपके अंदर एक आग भी लगी हुई है कि भाई जॉब लेनी है, अपना फ्यूचर सुधार करना है, इमोशंस आप लोगों के जुड़े पड़े हैं, लेकिन आराम से बैठे हुए हो, बस कहीं जाना नहीं चाहते, अपने शरीर को हिलाना नहीं चाहते, ठीक है, ना तो प्रैक्टिस करना चाहते हो, नहीं कहीं पर बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, ना कुछ और मतलब इधर उधर कुछ एक्टिविटीज करना चाहते हो, इनफैक्ट पेपर देने भी नहीं जाना चाहते, ना कंप्यूटर प्रैक्टिस करना चाहते। सिंपल सा क्या काम करते हो? सीबीएसई वाले को कॉल करते हो कि भाई साहब एक काम करना, कंप्यूटर का सिस्टम घर पे भिजवा देना, मैं आपके लड़के को बता दूंगा, मुंह से बोलकर आंसर क्या होंगे, ठीक है। मतलब अपने आप को कुछ कष्ट नहीं देना चाहते। जब तक शरीर को नहीं हिलाओगे, जब तक बाहर जाके एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता चलेगा, क्या आप चीजें सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। इसलिए साइकोमोटर डोमेन का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेंजामिन ब्लूम ने सीखने के जो अपने तीनों डोमेन बताए, आपका कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, जो आपका अफेक्टिव डोमेन होता है दिल से जुड़ा, और जो आपका साइको डोमेन जो आपका शरीर से जुड़ा होता है, इन तीनों का ही जुड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपने सीखने के लिए। अगर मैं इन तीनों में से किसी एक को भी हटा दूं, क्या आप लोग सीख पाओगे? सिंपल से एक बात बताओ, अगर मैं किसी एक को भी हटा दूं, XYZ को से को भी हटा के देख लो, क्या आप सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए तीनों का ही आपस में क्या पाया जाता है? तीनों का ही आपस में संबंध देखने को मिलता है, इन तीनों ही डोमेन का। आप लोग हटा के देख लो कोई सा भी एक काम, अगर आप कोई चीज यहां पर सीख पाओगे, आप लोग नहीं सीख पाओगे। तो आप लोग समझ गए कि जो सीखने के तीनों डोमेन है, चाहे कॉग्निटिव हो, अफेक्टिव हो, साइकोमोटर डोमेन हो, इन तीनों का ही आपस में संबंध देखने को मिलता है, और इन तीनों की हेल्प से ही कोई आदमी सीख जाता है किसी भी चीज को, ठीक है। चाहे यहां पर ब्लूम की टैक्सोनॉमी सीख रहा हो, गाड़ी चलाना सीख रहा हो, किसी कंसेप्ट को सीख रहा हो, दुनिया में XYZ कोई भी चीज हो, ठीक है, इन तीनों की हेल्प से सीखता है। यहां तक चीज आपको समझ में आ गई? चलिए बढ़ते हुए आपके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो इसके पूरे चैप्टर की जान है। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लो पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया।
मैं बताऊं, अगर इसके पूरे चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण जाने, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो इसके ऊपर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आज तक इतिहास में पूछा गया है, जब से मैं मतलब पढ़ा रहा हूं और जब से पढ़ता भी था, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने आज तक यही से देखे, जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछा जाता है। इसको एक बार समझ लो, एक बार में समझने के बाद आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, और यही से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके बाद आपके बाकी के डोमेन समझाकर आपको क्वेश्चन आंसर पर लेकर जाऊंगा। और यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा फंसते भी है, और फंसने का जो रीजन होता है ना, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता चल गया कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है। ठीक, कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? जिसकी हेल्प से आदमी अपने दिमाग के थ्रू सीखता है। ठीक, कॉग्निटिव डोमेन होता है। अब जो ब्लूम ने जो अपनी टैक्सोनॉमी दी थी, वो 1956 में दी थी, 1956 में दी थी, बट इसको रिवाइज किया गया था 2001 के अंदर। जो इनके असिस्टेंट वगैरह थे, इन्होंने उसको रिवाइज करा था। उसके बाद मैं उसके ऊपर आऊंगा मैं बाद में, पहले मैं आपको शुरू से बेसिक से लेकर चल रहा हूं, ठीक है, वरना खिचड़ी पक जाएगी एकदम। तो ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी 1956 में दी थी। उसके बाद ये आपकी किससे संबंधित होती है? मेंटल एबिलिटीज से संबंधित होती है। जो आपकी कॉग्निटिव डोमेन जो आपका होता है, मैंने आपको शुरुआत में बता दी। जो इसके उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो कैसे होते हैं? आपके सरल से कठिन की ओर जाती है। ठीक है, मतलब ये इजी टू हार्ड होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होती है, प्रैक्टिकली करके बताऊंगा आपको। और उसके अलावा जो शिक्षण अधिगम जो होता है, वो आपका कैसे होता है? लो लेवल से आपका हाई लेवल होता है, ये भी आपको करके बताऊंगा। और जो इसमें आपके डोमेन होते हैं वो कितने होते हैं? जो इसके पार्ट्स होते हैं वो 6 भाग होते हैं। यह 6 भाग होते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जो आपके सभी पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए, इसको ध्यान से समझना, बहुत प्यार से, और एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ये है इसके 6 पार्ट जो आपके कॉग्निटिव डोमेन होते हैं। कॉग्निटिव डोमेन में मैंने आपको क्या बताया? ये आपकी मेंटल एबिलिटीज से जुड़ा होता है, जिसमें आपको दिमाग का, अपने चिंतन का, अपनी कल्पना वगैरह का यूज करके कोई चीज सीखनी होती है। ठीक है, अब इसके जो 6 पार्ट होते हैं, इनको याद कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर दे देता है, कभी इसको सीक्वेंस में लगाओ। ठीक, कभी कभी दे देता है, इनमें से भाई 3 सही दे देगा, 1 गलत दे देगा, पूछ लेगा इनमें कौन सा सही नहीं है। बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन देता है इनमें से, तो इनको अच्छी तरीके से याद करो। ये जो है, ये पुरानी वाली जो है प्रिंसिपल है, जो बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दिया था। बट जो रिवाइज दिया था 2001 में, उसके ऊपर मैं आऊंगा बाद में, जो इनके असिस्टेंट ने दिया था। 1956 ने जो इन्होंने अपने 6 ये दिए थे, उसमें पहला था आपका नॉलेज, जिसको कहा जाता है नंबर 1 नॉलेज, जिसको कहा जाता है आपका ज्ञान। ठीक, दूसरा है आपका कॉम्प्रिहेंशन, जिसको कहा जाता है आपका समझ। तीसरा होता है आपका एप्लीकेशन, इसको कहा जाता है आपका अनुप्रयोग। चौथा है आपका एनालिसिस, उसको कहा जाता है आपका विश्लेषण। 5वां होता है आपका सिंथेसिस, इसको कहा जाता है संश्लेषण। 6ठा होता है आपका इवैल्यूएशन, इसको कहा जाता है आपका मूल्यांकन। इसको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लो। बैठा लिया? अब देखो, अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, उसके बाद ही आपको चीज समझ में आ जाएगी। अब ये तो पता चल गया आपको कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है। इसमें आपको अपने दिमाग का, मेंटल एबिलिटीज का यूज करके चीजें सीखनी होती है। अब मान लीजिए आपको बेंजामिन ब्लूम सीखना है, आप सभी लोगों को बेंजामिन ब्लूम सीखना है। तो जो सबसे पहला लेवल होता है, तो सबसे पहला लेवल होता है आपका नॉलेज। नॉलेज में क्या होता है? सिर्फ चीजें एक तरीके से रटनी होती है। ठीक है, रटनी होती है या चीजें याद करनी होती है। ठीक है, इसमें सिर्फ चीजों को पहले लेवल पर याद करा जाता है। जैसे मैंने शुरू में टाइमर लगा दिया वीडियो का, और वीडियो में मैंने आज बता दिया कि भाई मैं आज आपको बेंजामिन ब्लूम का आपको टॉपिक कराऊंगा, सिर्फ, और कुछ नहीं मैंने आपको बताया। तो मैंने सिर्फ आपको नॉलेज दे दी कि भाई आज स्टूडेंट, मैं आज आपको बेंजामिन ब्लूम का आज आपको टॉपिक कराऊंगा। मैंने आपको और कुछ तो नहीं बताया। तो पहला लेवल हो गया, मैंने आपको नॉलेज दे दी। नॉलेज देने के बाद दूसरे नंबर पर मैंने क्या काम करा है? कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि समझ। तो मैंने दूसरे चीज पर अब आपको मैं समझा रहा हूं। नॉलेज देने के बाद, बेंजामिन ब्लूम की नॉलेज देने के बाद, अब मैं इस चैप्टर को आपको समझा रहा हूं कि भाई बेंजामिन ब्लूम ने ऐसे ऐसे अपने टैक्सोनॉमी दी थी और ये डोमेन दिए थे। अब मैं इस चैप्टर को आपको समझा रहा हूं और आप लोग समझ रहे हो। समझाने के बाद तीसरे नंबर पर होता है एप्लीकेशन। समझाने के बाद वीडियो के एंड में मैं क्वेश्चन आंसर आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा। मतलब जो चैप्टर आपने समझा, फिर आप लोग इसको अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन करोगे कि जितना आपने समझा है उसमें से आपको समझ में कितना आया, फिर इसका आप लोग एप्लीकेशन करोगे। एप्लीकेशन करने के बाद फिर आप इसका एनालिसिस करोगे। आप लोग देखोगे कि यार ये तो क्वेश्चन जो है सीडीपी के अलावा ये तो मैथ्स में भी पूछा जा रहा है, ये तो ईवीएस के अंदर भी पूछा जा रहा है। तो एनालिसिस का मतलब क्या बताया था? यहां पर जब चीजों को टुकड़ों में तोड़ा जाता है, किसमें?
टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो आपने देखा यार बेंजामिन ब्लूम तो सीडीपी में भी आ रहा है, ईयूएस में भी आ गया, मैथ्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपने इसको टुकड़ों में तोड़ लिया कि भाई ये तो सब जगह पूछा जा रहा है। ठीक, तो आपने यहां क्या काम कर लिया, एनालिसिस कर लिया। उसके बाद आपका एग्जाम का टाइम आया, तो एग्जाम के टाइम पर आपने चीजों को जोड़ लिया सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, जो भी आपके माइंड में कंसेप्ट आपने तोड़े होते हैं, ठीक है, उनको जोड़ लिया जाता है। तो एग्जाम से पहले आपने सारी जितनी भी चीजें होती है उनको जोड़ लिया। जोड़ने के बाद आप गए एग्जाम देने। एग्जाम में आपका क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया बेंजामिन ब्लूम से जुड़ा हुआ, वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको वहां पर इवेल्यूट करना है। ठीक है, वहां पर आपको मूल्यांकन करना है कि इन चारों में से कौन सा सही क्वेश्चन है। जो हमने यहां पर चीजें पढ़ी, समझी, उसको अप्लाई करा, उसको एनालिसिस करा, उसको फिर सिंथेसिस करा, और अब वक्त आ गया इवेल्यूशन करने का, कि मूल्यांकन करने का कि कौन सा इनमें से सही है। तो अब यहां पर इवेल्यूशन में आपको कोई एक आंसर टिक करना है। तो ये होता है आपका पूरा का पूरा कॉग्निटिव डोमेन की एक पूरी की पूरी प्रक्रिया। तो आप लोग समझ रहे हो, इसमें कहा ना कि कैसे होता है, आसान से कहा गया आपका, आसान से यानी सरल से कठिन की ओर कैसे जाता है। शुरुआत में आपका सरल होता है और बढ़ते बढ़ते आपका कठिन की ओर जाता है, यानी कि हार्ड की ओर जाता है। ये पूरी की पूरी चीज इस पूरे चैप्टर की जान है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई भी चीज आदमी सीखता है, आई थिंक इसी तरीके से सीखता है। आप लोग भी ऐसे सीखते हैं, हम लोग भी ऐसे सीखते हैं। ठीक है, तो बेंजामिन ब्लूम की जो थ्योरी है, उसके अंदर जो आपका कॉग्निटिव डोमेन है, उसके जो आपके 6 पार्ट है, वो इस तरीके से चलते हैं आपके। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसके जो आपके 6 पार्ट है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा होता है, तो भाई इवोल्यूशन होता है। कभी इनमें से 3 आपको पूछ लेगा सही, मतलब जो है कौन कौन से होते हैं, कभी इनमें से एक सही पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया, मैंने ऑप्शन के थ्रू भी आपको बता दिया, ये आपके समझ में आ गए होंगे। इसमें यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो बताइए आप लोग। ठीक है, ये हो गई आपकी बेंजामिन ब्लूम की थ्योरी 1956 के अकॉर्डिंग। अब 1956 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दी, बट क्या हुआ 2001 के अंदर इसको रिवाइज किया गया। ठीक है, इसको रिवाइज किया गया, इस प्रिंसिपल को रिवाइज किया गया इनके असिस्टेंट के थ्रू। अब सीटेट के एग्जाम में कभी हिस्ट्री वगैरह के अंदर नहीं पूछा जाता। हाँ, अगर ये टेट का एग्जाम होता तो यहां पर हिस्ट्री से संबंधित आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते, बट सीटेट के एग्जाम में नहीं आता। तो उसके बाद जब इस प्रिंसिपल को रिवाइज करा गया तो इनके कुछ नाम चेंज कर दिए। ठीक है, बाकी सेम रहे। ठीक है, अब देखो चेंज क्या हुआ, नाम चेंज कर दिया। नॉलेज को क्या बोल दिया, नॉलेज को बोल दिया रिमेंबर। नॉलेज को क्या बोल दिया, रिमेंबर। ठीक है, रिमेंबर मतलब याद करना, नॉलेज का भी मतलब वही था, याद करना। जब मैंने आपको बता दिया कि भाई आज मैं आपको बेंजामिन ब्लूम बताऊंगा, तो आपको याद हो गया कि सर आज बेंजामिन ब्लूम बताएंगे। कॉम्प्रिहेंशन को बोल दिया इन्होंने अंडरस्टैंड। क्या बोल दिया, कॉम्प्रिहेंशन को बोल दिया इन्होंने अंडरस्टैंड बोल दिया। ठीक, नई वाली के अंदर बोल दिया जो 2001 के अंदर चेंज हुई थी। एप्लीकेशन को बोल दिया इन्होंने अप्लाई। एप्लीकेशन को क्या बोल दिया इन्होंने, अप्लाई बोल दिया। एनालिसिस को बोल दिया इन्होंने एनालाइज। ठीक है, एनालिसिस को बोल दिया एनालाइज। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1956 और 2001 के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला, और जो ज्यादातर किताबों के अंदर भी चेंज देखने को मिलता है, जो आपका इवोल्यूशन होता है, जो आपका सिंथेसिस होता है, वो उल्टा हो गया। बेंजामिन ब्लूम ने सबसे टॉप पर इवोल्यूशन को माना, लेकिन जो इनके असिस्टेंट वगैरह थे उन्होंने सबसे टॉप पर सिंथेसिस, जिसका एक और नाम देखने को मिला वो था क्रिएट, रचनात्मकता। ठीक है, क्रिएटिविटी, इसको देखने को मिला, और इवोल्यूशन का नाम हो गया आपका इवेल्यूट हो गया। ठीक है, तो नई वाली के अंदर यानी 2001 के अंदर जो ये संशोधित हुई थी, उसके अंदर ये वाली फिगर आपको देखने को मिली, जो ये वाली मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पर बनाई है। कुछ चेंज तो देखने को नहीं मिले, बस नाम यहां पर चेंज देखने को मिले। और जो ये यहां पर मतलब यहां पर इवोल्यूशन टॉप पर था तो 1956 के अकॉर्डिंग, यहां पर ये इसके नीचे वाले में आ गया। अब यहां पर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन बन गई कि सर अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर उसने पूछ लिया कि टॉप पर कौन सा, इवोल्यूशन टॉप पर है, क्रिएट टॉप पर है, अब हम कौन सा लगाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए जितने भी मैंने मतलब जब से तैयारी करा रहा हूं एग्जाम की, अगर मैं बुक में देखता हूं तो बहुत सारी बुक में मुझे इवोल्यूशन भी दिखता है, क्रिएट भी दिखता है। बट मैं जितने भी टीचिंग एग्जाम को देखता हूं, आज तक मैंने जितने मोस्टली टीचिंग एग्जाम देखे हैं, सबसे ज्यादा मैंने 1956 के अकॉर्डिंग टॉप पर इवोल्यूशन को देखा है। ठीक, लेकिन मैं फिर भी आपको एक सलाह दूंगा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो एग्जामिनर कभी आपसे ये नहीं कहेगा कि 1956 के अकॉर्डिंग चलना है, यानी पुरानी वाली के अकॉर्डिंग चलना है, या 2001 वाली के अकॉर्डिंग चलना है। तो आपको चलना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ना उसके वाली के अकॉर्डिंग, ना उसके वाली के अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो आपको चलना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में देख लेना, अगर वहां पर क्रिएट लिखा है तो इवोल्यूशन नहीं लिखना, तो क्रिएट के साथ चले जाना। अगर इवोल्यूशन लिखा है क्रिएट नहीं लिखना, तो इवोल्यूशन के साथ चला जाना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना, जो भी सूटेबल आंसर लिखा हो उसको आप लोग सही लगा देना। ऐसी कंडीशन मेरे ख्याल से आपके सामने कभी बनेगी नहीं लाइफ में, अगर रेयर चांस से कभी बनी तो, ठीक है। ऐसा आज तक मैंने अपनी लाइफ में क्वेश्चन नहीं देखा। मैंने जस्ट आपको एक चीज बता दी कि ये आपकी बेंजामिन ब्लूम वाली थी, ये उनके असिस्टेंट वाली थी, और इसको तरीका वही है जो मैंने आपको बता दिया कि पहले कौन नॉलेज दी जाती है, एक जानकारी दे दी, उसके बाद चीज उसको समझाई, फिर उसको अप्लाई करवा दी, ठीक है। उसके बाद फिर उसको टुकड़ों में करा दिया, फिर उनको जोड़ दिया, फिर उसको इवोल्यूशन करा दिया, मूल्यांकन उसको करा दिया, ठीक है। ये पूरे के पूरे चैप्टर की जान है। इसको एक बार हो सके तो वीडियो को एक बार और देख लेना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। अगर ये समझ में आ गया, समझ लो आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूं आगे। ये पूरे चैप्टर की जान थी जो आपका कॉग्निटिव डोमेन था। अब मैं बढ़ता हूं आगे। इसके अंदर एक चीज और देखने को मिलती है जो आपने पढ़ा होगा, आपके एग्जाम में देखने को मिलता है HOTS, और एक देखने को मिलता है LOTH, हॉट्स और लोड्स, ठीक। हॉट्स और लोड्स आपको काफी देखने को मिलते हैं जी। सचिन सर जाट है गुज्जर, इसी में उड़वा दो मुझे, ठीक है। जाट गुज्जर में यहां देख लो भाई, यहां पढ़ लो, ठीक है। देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी, हॉट्स या लोड्स, इसके अंदर ये चीज पढ़ी होगी। सीटेट के एग्जाम में जो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे हॉट्स और लोड्स वाले, ठीक। अब देखिए हॉट्स क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, लोड्स होता है आपका लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। जो हॉट्स है ना, ये प्रोग्राम आजकल स्कूल में बहुत चल रहे हैं। जब आपकी जॉब वगैरह लग जाएगी ना, काफी तो ट्रेनिंग भी चल रही है इसके ऊपर, हॉट्स के ऊपर, CBSE के थ्रू चल रही है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करिए आप हॉट्स प्रोग्राम में इन्वॉल्व कराने के लिए, ठीक है। अब होते क्या है देखिए, अब देखो आपको नाम से नहीं समझ में आ रहा, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसमें बच्चे की थिंकिंग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब जो बच्चे का जो नॉलेज होती है, बच्चों को बता दिया इसमें, जैसे मैंने आपको बता दिया भाई, आज मैं आपको बेंजामिन ब्लूम बताऊंगा, इसमें आपकी थिंकिंग का ज्यादा यूज हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हो गया। फिर मैंने आपको चीज समझाई, तो आपकी थिंकिंग का थोड़ा ज्यादा यूज हुआ, पर ज्यादा यूज नहीं हुआ, थोड़ा ज्यादा यूज हुआ, यानी एक असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। नो डाउट आपका थिंकिंग बढ़ी है, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ी। उसके बाद फिर तीसरी चीज होगी एप्लीकेशन, मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर बढ़ गई, ठीक है। आप लोग देख रहे हो बढ़ती तो जा रही है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है कि बहुत ज्यादा लेवल पर बढ़ जाए। तो जो आपके तीनों लेवल होते हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन, ये होते हैं आपके लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तीनों के तीनों आपके, ठीक है। ये समझ गए। उसके अलावा जो आपके एनालिसिस और सिंथेसिस और जो आपके इवोल्यूशन होते हैं, ये होते हैं आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिस पर आजकल ज्यादातर जो आपकी CBSE बहुत ज्यादा जोर दे रही है। आपके सीटेट के एग्जाम में पिछली बार जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, मेरे ख्याल से आपके 3 या 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के, और यही पूछ लिए कि इनमें से कौन सा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन नहीं है। तो आपको तीनों याद करने हैं, आप लोग इजिली आंसर दे दोगे, ठीक। तो हॉट्स और लोड्स को आप लोग समझ लेना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका कॉग्निटिव, पूरा खत्म हो गया। सबसे महत्वपूर्ण था इसके अंदर आपका कॉग्निटिव, ठीक है। पूरे चैप्टर की जान था आपका जो कॉग्निटिव था। अब बात करते हैं आपके अफेक्टिव डोमेन की। अफेक्टिव किससे जुड़ा होता है? आपका दिल से। यहां से पढ़ रहे हो भाई, एक ही मकसद है पढ़ने का कि जॉब लेनी है, हमको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, माँ बाप की इच्छाएं पूरी करनी है, ठीक है, अपने भविष्य को सुधारना है। इमोशंस जुड़े होते हैं, ठीक है, पढ़ने के आपके इमोशन जुड़े हुए हैं आपके, इसलिए आप लोग यहां पर पढ़ रहे हो। तो आप लोग देख भी रहे हो इसके अंदर क्या है, अफेक्टिव डोमेन के अंदर इसमें वो तरीके शामिल है जिनमें हम इमोशनली रूप से सामना करते हैं, ठीक है। जैसे तारीफ, अगर मैं आपकी तारीफ कर दूं, कितने बढ़िया बच्चे हैं, डेली आते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, कितने सिंसियर बच्चे हैं, तो आप लोग और एप्रिशिएट हो जाओगे, अरे सर तारीफ कर रहे हैं हमारी, ठीक है। तो ये एप्रिशिएट करना, उत्साह में आ जाओगे आप लोग। अगर मैं आपको मोटिवेट कर दूं कि भाई पढ़ लो, उसके बाद आप लोगों का सीटेट एग्जाम पास हो जाएगा, केवीएस की वैकेंसी भी सामने है, ठीक है, इतना बढ़िया मौका आपको मिलने वाला है, सीधा आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक। तो आप लोग मोटिवेट हो जाओगे पढ़ने की, और आपके अंदर इच्छा जागृत हो जाएगी, ठीक। तो ये इससे क्या हो जाएगा, आप इफेक्टिव डोमेन के अंदर ही आपकी चीज जुड़ जाएगी, ठीक। तो इफेक्टिव डोमेन में आप लोग समझ गए, इससे भी आप लोगों की लर्निंग तेज होती है, ठीक। उसके अलावा तीसरा आपका साइकोमोटर डोमेन किससे होता है? साइकोमोटर डोमेन आपका शरीर से जुड़ा होता है। तो इसमें सीधी सी बात है कि इसमें शारीरिक हलचल हो गई, मतलब कुल मिलाकर आपका शरीर से जुड़ा होता है। ये आपके मोटर स्किल क्षेत्र आदि जितने भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल बताया कि सीबीएसई वाले को फोन मिलाकर कि भाई सिस्टम यही लेकर आ जाओ, मैं तो सीधा आंसर दूंगा इसका, ठीक है, मेरे बस की नहीं है वहां पर जाना, ठीक। तो ये तीनों के तीनों डोमेन मैंने आपको बता दिया। इससे ज्यादा बाहर ना तो आपके एग्जाम में आज तक आया है और ना ही कभी आपके एग्जाम में सीटेट में आएगा, इस वाले में भी जो आपका ऑनलाइन होगा, ठीक।
अब यहां से क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेता हूं। अब यहां से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर के अब मैं आपको सोल्व कराता हूं, ठीक। अब कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपकी समझ में नहीं आए तो पूछे आप लोग क्या क्वेश्चन आपका, ठीक। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। हाँ, सीटेट के लिए बस इतना ही करना है, डेली क्लास लो और जो नोट्स आपको दे रखे हैं बस, दो के अलावा और चीज आपको कुछ नहीं करनी, ठीक है। और जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लेना जितना हो सकेगा, और XYZ आपको कुछ चीज नहीं करनी। और सीटेट के एग्जाम के लिए इतना बड़ा कोई एग्जाम भी नहीं है, ठीक है। अब चलिए करवाता हूं मैं आपको प्रैक्टिस। अब आगे सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन मुझे बढ़िया लगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन विश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक, यहां पर दे दिया एनालिसिस और आपका इवोल्यूशन, कि विश्लेषण और मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। अब आपका कोग्निटिव डोमेन में से पूछ लिया कि जो आपका विश्लेषण और मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है। बताओ, नीचे 4 क्वेश्चन दिया आपको। अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं और क्यों पाते हैं, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा भाई। निजी क्षेत्र को देख लो और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को देख लो तो अंतर तो देखने को मिलेगा। प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में देख लो, डिफरेंस ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, सुविधाओं के बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते मैं मतलब बुराई नहीं कर सकता, वरना मेरे ऊपर ही दुनिया भर के केस पड़ जाएंगे, ठीक। तो आप लोग खुद अंतर देख सकते हो, और क्यों क्यों आप लोग मुझसे ज्यादा बता सकते हो कि क्यों मतलब अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, आप लोग मुझसे ज्यादा विश्लेषण कर सकते हो, ठीक है, और मूल्यांकन भी कर सकते हो सही और गलत के बारे में। तो पहला तो अभी तक सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। दूसरा देखते हैं, नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 क्या प्रस्तावित करता है। इसमें तो सिंपल आप बता सकते हो सर, अमेरिका के अंदर ये कानून पारित हुआ था, जो नस्लभेदी लोग होते हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर, उसको रोकने के लिए अमेरिका में कानून पारित हुआ था। तो इसमें तो ज्यादा आप लोगों के मतलब इतने पॉइंट निकल कर नहीं आएंगे, ठीक ना, इतना आप लोग इसमें विश्लेषण कर पाओगे। भारत में कितने राज्य है, इसमें भी आप लोग सिंपल आंसर दे दोगे। बताओ भाई, कितने राज्य है भारत में, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, और कितने टोटल राज्य है। आपके ईवीएस के एग्जाम में पिछली बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताओ कमेंट बॉक्स में कितने हैं। विधानसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, ये भी आप लोग बता दोगे। तो सबसे ज्यादा जो आपका विश्लेषण होगा और जो आपका मूल्यांकन होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर होगा, ठीक है। अब देख लो एग्जामिनर ने कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया, बिल्कुल आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्वेश्चन दिया, ठीक है, समझ पर आधारित क्वेश्चन दिया। तो आंसर आपका, फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, की विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों की, जैसे कि बौद्धिक सामर्थ्य कौन से होते हैं, ध्यान यानी कि जो अटेंशन होता है, स्मृति यानी मेमोरी, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, कल्पना यानी कि इमेजिनेशन, और रचना यानी क्रिएटिविटी करने से होता है। बताओ किस डोमेन के अंदर ये सारी चीजें आती है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये सारी चीजें किस डोमेन के अंदर आती है, इमोशनली डेवलपमेंट के अंदर आती है, नहीं, ये आती है आपकी कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आती है, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आप कोई चीज यहां पर सीखने आ रहे हो तो कॉग्निटिव डोमेन के थ्रू जब सीखते हो तो अपनी बुद्धि का यूज करते हो, चिंतन का यूज करते हो, कल्पना का यूज करते हो, अटेंशन का यूज करते हो, समस्या समाधान का यूज करते हो। तो ये सब किसके अंदर आता है, आपका कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गया, देखो भाई आपका HOTS वाला क्वेश्चन। मैं कह नहीं रहा था पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने मतलब एक ही उठाया क्वेश्चन, पूछे तो काफी सारे थे लेकिन सेम एक जैसे पूछे हुए थे। मैं क्या करता बार बार सेम क्वेश्चन को उठाकर, तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिया। देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी HOTS इनमें से कौन सा नहीं है। HOTS मैंने आपको बताया था जो ऊपर वाले तीनों है, ऊपर वाले तीनों कौन कौन से है बताओ वही कमेंट बॉक्स में। तो ऊपर वाले तीनों आपका एनालिसिस भी होता है, इवोल्यूशन भी होता है, क्रिएशन भी होता है, रिकॉल तो मैंने कोई पढ़ा ही नहीं है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिकॉल नहीं है। अगर वो आपसे पूछ लेता LOTS कौन सा होता है तो नीचे वाले तीनों हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको LOTS और आपको HOTS पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, कि जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है वो डैश की पदानुक्रम व्यवस्था है, किसकी है व्यवस्था है वो आपको देखते हैं। देखो पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है भाई, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की, कोग्निटिव डोमेन की जो आपकी पदानुक्रमिक व्यवस्था है, जो आपकी ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी। तो पहला ही आंसर आपका सी हो जाएगा, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेडागोजी थोड़ी है आपके सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, सीधा ही आंसर आपका सी हो जाएगा। देखो ये आया बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर दो, ठीक। ये पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था, नहीं ऑनलाइन में था या ऑफलाइन में था,
मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो इसका क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देना बढ़िया से। देखो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित क्लास थर्ड की टेक्स्ट बुक में यानी पाठ्य पुस्तक में कोई समस्या है, और समस्या क्या है कि निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ये नीचे 4 संक्रिया दे दी, इनका देखते हैं कौन सा प्रयोग किया जाएगा। अब देखो समस्या क्या है कि एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, ठीक है भाई, तो वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है। ठीक है, अब इतना आसान क्वेश्चन तो सीटेट में नहीं आएगा, तो इसमें कहा है कि उपरोक्त सवाल में जो ब्लूम है उनके संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत देता है। अब देखो यहां पर 10 दिन में 1400 लीटर दूध बेचता है, तो अगर आप लोगों को एक दिन में निकालने को कहा जाएगा तो क्या करोगे, सीधा इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड करके एक दिन का आपको निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर क्या काम करो, संश्लेषण करो, तो संश्लेषण में तो मैंने क्या बताया था, समस्या को टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो टुकड़ों में तो आपने तोड़ लिया, लेकिन तोड़ने के बाद फिर इसको जोड़ना भी तो है, तभी तो आंसर आपका निकल कर आएगा। ठीक, तो संश्लेषण होने से रहा, ज्ञान होने से रहा, आपका कॉम्प्रिहेंशन होने से रहा, विश्लेषण आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका विश्लेषण। जब तोड़कर गुना भाग करके जब आपका आंसर निकल कर आ जाएगा तो आंसर आपका विश्लेषण, आंसर आपका सी हो जाएगा। मैंने कहा था ना ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ईवीएस, मैथ, सीवीएस सब जगह आपकी आती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, कि इस इकाई के पूर्ण होने पर, इस इकाई को मान लेता हूं मैं ब्लूम, यानी आज का जो टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी, कि ब्लूम के पूर्ण होने पर यानी खत्म होने पर शिक्षार्थी यानी कि आप लोग कहानी की मुख्य घटनाओं को, यानी जो जो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको पढ़ाया, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन, इसको व्याकरण शुद्ध के रूप में, इसको छोड़ दो, संक्षिप्त कर सकेंगे, यानी इसको क्या काम करेंगे, समराइज कर सकेंगे। तो यह किस संज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है वो आपको बताना। बताओ इन चारों में से किससे संबंधित है। आज मैंने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया और पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपने इसको समराइज कर लिया। अब इन चारों में से, ऑप्शन में से, बेंजामिन ब्लूम की इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अप्लाई करेगा आप लोगों को बताना है। देखो कितना बढ़िया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मूल्यांकन को करेगा, मूल्यांकन तो सबसे लास्ट में होता है, जब आपको क्या काम करना है, किसी एक को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मूल्यांकन तो होने से रहा। दूसरा क्या है, कॉम्प्रिहेंशन, समझ, बिल्कुल सही बात है, आपको चीजें यहां पर पहले समझनी पड़ेगी तभी तो आप लोग करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन, समझ, या जिसको अंडरस्टैंड भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसको अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, तो आंसर आपका सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि व्यवहार का करना। अब देखो बात आ गई व्यवहार का, यानी बिहेवियर के करने की बात आ गई, यानी डूइंग की बात आ गई। अगर व्यवहार का करने की बात आ जाएगी, अब जो भी आप व्यवहार अगर सीख रहे हो, ठीक है, तो सीखना तो आपका कॉग्निटिव में आ जाएगा। अगर आप व्यवहार कर रहे हो तो करने के लिए किसका यूज करोगे भाई, अपने शरीर का यूज करोगे ना। और जब शरीर की बात आ जाएगी तो शरीर किस डोमेन के अंदर आएगा, तो शरीर किस डोमेन के अंदर आएगा, सिंपल सी बात है, आपका साइकोमोटर डोमेन के अंदर आएगा। आप कहोगे सर साइकोमोटर डोमेन तो दिख नहीं रहा, तो भाई साइकोमोटर डोमेन का ही दूसरा नाम है आपका कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन को ही आपका साइकोमोटर डोमेन के नाम से जाना जाता है, यानी सीखने का गतिक क्षेत्र। ये गतिक तो लिखा हुआ है ना हिंदी में, हिंदी में नाम याद कर लो। ठीक है, तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, व्यवहार का करना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक छात्र अपने समूह के प्रति अपने व्यवहार में आक्रामक है, मतलब कोई छात्र है वो बहुत गुस्से वाला है, आक्रामक प्रवृत्ति का है, ठीक, और अपने विद्यालय के नियमों का पालन नहीं करता। आप लोगों ने देखा होगा, आपके दोस्त यार में कोई ऐसा बच्चा होगा जो स्कूल में नियमों का पालन नहीं करता, ठीक है, बहुत हुड़दंगी रहा होगा, या आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट रहा होगा जो स्कूल टाइम में बहुत हुड़दंगी रहा होगा। ठीक है, तो इस छात्र को मदद की आवश्यकता है, तो ऐसे बच्चों को कैसी मदद की आवश्यकता है वो आपको बताना है। कोग्निटिव डोमेन की, कोग्निटिव डोमेन क्या बताया था, जिसमें अपने दिमाग का यूज किया जाता है कि बेटा इतना उड़दंग मत कर, आजा पढ़ ले। ठीक है, उसको पढ़ाने के लिए बैठा दो, पढ़ेगा ऐसा बच्चा, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। ठीक है, कहेगा मास्टर जी अपना काम करो, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, द साइकोमोटर डोमेन की, साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है, उसमें तो सीधा शरीर का यूज किया जाता है, शरीर के माध्यम से एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना, या तो मुर्गा बनाया उसे तोड़ दिया बढ़िया तरीके से, पढ़ेगा उससे, स्कूल छोड़ देगा। ठीक है, या फिर आजकल तो टीचर को उल्टा लटका देते हैं, नहीं पढ़ेगा। HOTS की, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का यूज होगा, ऐसे बच्चे पर बिल्कुल भी नहीं होने का। अफेक्टिव डोमेन का यूज होगा, किसका, अफेक्टिव डोमेन का, उसके इमोशंस को जाना जाएगा कि बेटा अगर इस तरीके से व्यवहार तू दिखा रहा है, दूसरे के बच्चे के साथ लड़ रहा है, मान लो किसी को चोट लग गई, ठीक है, या फिर मतलब स्कूल की प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहा है, तो मतलब इसमें तो किसी का भी भला नहीं है,
तो उसको इस तरीके से ट्रीट करा जाए, ठीक है। तो अफेक्टिव डोमेन का यूज करा जाए, उसके इमोशंस को जाना जाए, मतलब ठीक है कि इस तरीके से ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा है, तो अफेक्टिव डोमेन का यूज करके तब उसको आगे की जो शिक्षा दी जाए, ठीक। तो आंसर आपका इसके अंदर फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से आज की मैंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पूरा का पूरा कवर करा दिया। आई होप आपको पूरा मजा आया होगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को पढ़ने में। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होती है, इसके डोमेन मैंने आपको बताया है, जो आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो आपका जो कोग्निटिव डोमेन है वो आपको बताया है, ठीक है। उसके अलावा आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी कराए, इतना ही आपको करना जरूरी है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में। अब आप लोगों को जो नोट्स दे रखे हैं उसके अंदर आप लोग क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करिए, आप लोग मोस्टली सभी का आंसर दे दोगे। अब कोई क्वेश्चन हो आपका तो क्वेश्चन पूछिए, मैं आपका आंसर देने के लिए अब तैयार हूं, क्योंकि वीडियो के बीच में मैं कुछ क्वेश्चन पूछता नहीं हूं। और यार वीडियो के बीच में सही सही क्वेश्चन पूछा करो, इधर उधर के क्वेश्चन मत पूछा करो। अब पूछे क्या क्वेश्चन आपका जी। कल मिलेंगे 8 बजे ही, ठीक। हाँ, स्कोर आपका बढ़िया आ रहा है। कल मैथ्स कराऊंगा, मैथ की अभी एक ही क्लास हुई है, ठीक। चलो बताऊंगा कल मैथ कराऊंगा या क्या कराऊंगा, कल 8 बजे देखता हूं, क्या पता सीडीपी कराऊं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, कल देखूंगा। और पूछे क्या क्वेश्चन है सर, क्या रीट लेवल 1 मेन एग्जाम में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है क्या? बहुत बढ़िया भाई, इतना जबरदस्त क्वेश्चन। और पूछिए सर, क्लास की पीडीएफ भी भेज दिया करो। अच्छा भाई, और पूछिए टेलीग्राम किस नाम से? सचिन एकेडमी के नाम से। सीटेट का फॉर्म कब आएगा? देखो सीटेट का फॉर्म जल्दी आने में, मैंने बताया ना एक डिपार्टमेंटल इशू चल रहा है आपका सीबीएसई और जो आपका बोर्ड है, ठीक है, जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा टीसीएस के साथ में, तो आपका जल्दी ही आने में, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पेपर आपको पता है आपका दिसंबर में कंडक्ट होना है, तो अपनी तैयारी रखिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा। और पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है? रीट मेंस का करा दीजिए सर। देखो रीट मेंस का मैं आपको बताऊंगा, मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, जो आपका डिटेल में सिलेबस आया ना, जो आपका आयोग ने डिटेल में सिलेबस दिया है, तो मैं उसको एक बार डिटेल में देख रहा हूं, ठीक है। क्योंकि देखो जॉब का मामला आया, और जॉब के मामले में एक एक नंबर को बड़ी बारीकी से देखा जाता है, क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट हो, इतना आइडिया नहीं है, इतना अनुभव नहीं है सारी चीजें का, जो मतलब एक टीचर की नजरों से देखा जाता है। तो पूरी टीम और मैं भी अभी लगा हुआ हूं डिटेल सिलेबस को छानने में। तो अगर मान लीजिए मैं तैयारी नहीं करा पाया, तो कम से कम ये तो बता दूंगा ये चीज पढ़िए, यहां से पढ़िए, अननेसेसरी चीजों को ना पढ़िए। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। इतने बड़ा डिटेल सिलेबस इतने दे दिया आयोग ने, इनको खुद पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो इनकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, आप टेंशन मतलब मैं कराऊंगा उसको डिटेल सिलेबस को। और पूछे क्या क्वेश्चन आपका, टाइम दो थोड़ा सा जी। सर पेपर 1 के नोट्स को छोड़ के पेपर 1 एंड 2 के नोट्स ले सकते हो, उसमें दोनों साथ है। हाँ, अगर आपको पेपर 1 नहीं लेना तो पेपर 1 एंड 2 दोनों के ले सकते हो आप लोग, ठीक है। और मैंने तो पेपर 2 वाले जो है उसमें पेपर 1 के भी डाले हुए हैं, और मान लीजिए किसी का सोशल साइंस है तो साइंस भी डाला हुआ है, साइंस है तो सोशल साइंस भी डाला हुआ है, ताकि आगे मान लीजिए वैकेंसी निकले तो उनको एनसीईआरटी 8 तक की दूसरे सब्जेक्ट की वैसी फ्री में मिल जाए, ठीक है। और पूछे क्या क्वेश्चन है आपका? देखो मेरी तरफ से मैं शुरू से ही लेके चलता हूँ स्टूडेंट के लिए, कि मेरी तरफ से जितनी गुंजाइश हो सके मैं उतनी लेके चलो, वरना इनके लिए एनसीईआरटी के लिए फिर मुझे अलग से निकालने पड़ते, ठीक है। वो काम मैं करता नहीं कि 100 रुपए में उसको अलग से निकालो फिर उसको अलग से निकालो, ठीक। और पूछे क्या क्वेश्चन है आपका? एचटेट और सीटेट सेम है? नहीं भाई, एचटेट और सीटेट सेम नहीं। एचटेट के लिए मेरी यूपी टेट वाली मैराथन देखिए, वो आपके काम आएगी। और पूछे क्या क्वेश्चन है आपका? सीटेट के बाद केवीएस कर सकते हैं? हाँ भाई, सीटेट के बाद केवीएस कर सकते हो आप। और पूछिए सर, बिहार डीएलएड रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो यार क्या करा जाए, मतलब ठीक है, सरकार का तो कुछ कर नहीं सकते। और पूछिए नोट्स में बहुत पेज है सर। अच्छा, तो मेन को देख लो भाई आप फिर। 140 लाने क्या करें? 140 लाने के लिए मैं एक स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बनाऊंगा कि 140 प्लस कैसे लाने हैं। देखो पास तो नो डाउट आपको हो जाएंगे, मैंने आपको नोट्स जो दे रखे हैं ना, अगर आपने ये भी अच्छे तरीके से पढ़ लिए, मतलब पास नहीं 100 प्लस तो इनको पढ़ के आप लोग आराम से हो जाओगे। क्लास आपकी साथ के साथ चलती आ रही है, मतलब एक बहुत बढ़िया स्कोर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मैं किसी और दूसरे एग्जाम में बिजी भी नहीं चल रहा हूं। लेकिन 140 प्लस आप लोग कैसे लगा के आओगे उसकी मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपको बता दूंगा, और उसी स्ट्रेटेजी को आप लोगों ने फॉलो करा ना, भगवान ने करा 140 आप लोग लेकर आ जाओगे। बाई चांस ऐसा हुआ मान लीजिए नहीं भी आ पाए तो 130 के आसपास आप लोग हिट कर जाओगे, इतना मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक। और पूछे क्या क्वेश्चन है? हाँ मैं सबकी कराऊंगा भाई। ईवीएस पेडागोजी करा दो यार, ईवीएस पेडागोजी तो आसान है, वो तो डेली 8 बजे क्लास चलती है, उसी में कंप्लीट हो जाती है। चलो क्वेश्चन बहुत सारे आपके, कल मिलता हूँ 8 बजे, ठीक, दूसरी क्लास में मिलता हूं। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहना, अपना ध्यान रखना, थैंक यू।